नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जादू टोना किस वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए जादू टोना जो है अथर्ववेद से संबंधित है तथा अथर्ववेद में ही वशीकरण की भी चर्चा है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ऋग्वेद से जो है आपको गायत्री मंत्र लिया गया है तथा संस्कृत भाषा भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और देखिए यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की चर्चा है, सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा माध्यम कौन है। तो ऑप्शन में दाल, चावल, मांस, ग्लूकोज। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का इनमें से सबसे अच्छा माध्यम कौन है, तो ग्लूकोज है। और वैसे भी ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप देखिए कोई भी धावक है वो जल्दी एनर्जी के लिए जो है आपको ग्लूकोज पीता है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी ही आपको उसको एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। अगर दूसरे स्थान पर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसमें जो है चावल में उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और दाल जो है आपको प्रोटीन का स्रोत है और शाकाहारी को जो है प्रोटीन के लिए दाल खाने को कहा जाता है। उसके बाद देखिए मांस में जो है आपको प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट तीनों पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए चेचक जो है विषाणु के कारण होता है तथा देखिए विषाणु से आपको एड्स होता है, पोलियो होता है, ये तीनों आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जीवाणु से हो गया टीबी हो गया, टाइफाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तथा कवक से जो है आपको खाज खुजली होता है और प्रोटोजोआ से जो पायरिया होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त है। तो ऑप्शन में काली, जलोढ़, लेटेराइट, कोयने। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए जो है कौन मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उपयुक्त है। आपको बता दें कि काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है, इसलिए जो है उस राज्य यानी गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। आपको बता दें कि चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और यह मैदानी भाग में ज़्यादा पाया जाता है और यह नदी द्वारा लाया गया मिट्टी होता है। उसके बाद देखिए काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो ऑप्शन में ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। आपको बता दें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे और यह जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तथा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे, तो आदिनाथ थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन झील प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो देखिए झींगा मछली उत्पादन के लिए जो है आपको चिल्का झील प्रसिद्ध है और चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में स्थित है और यह एक लेगून झील है। और इसके बाद बता दें कि देखिए वुलर झील जो हो गया यह मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है और यह आपको जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है और इस झील में एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है केबुल लामजाओ पार्क स्थित है। अब अगला देखते हैं कि लोनार झील है, ठीक ना। तो लोनार झील जो है आपको महाराष्ट्र में है और यह उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ झील है और यह कई बार हम आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, सोना। तो देखिए सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है और कैल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पृथ्वी का भाग है। तो ऑप्शन में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है पृथ्वी का ये सभी भाग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि पृथ्वी एक ग्रह है। आप जब ग्रह के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप देखिए कि पृथ्वी ग्रह पे क्या क्या है। तो पृथ्वी ग्रह पे वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थल मंडल भी है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस। तो देखिए इसमें से जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो रूस का है। वैसे भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का ही है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। तो ऑप्शन में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो देखिए रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विटामिन डी की कमी के कारण
रिकेट्स होता है, इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो है आपका मसूड़ा से खून आता है तथा दांत झड़ने लगता है तथा बाल भी झड़ने लगता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1919, 1920, 1930, 1942। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और इसमें जो है 1000 से ज़्यादा आदमी जो है मारे गए थे। यानी क्या हुआ था कि इसमें जनरल डायर ने 79 आदमी पर गोलियां चलवाया था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो कालिदास जी हैं। और कालिदास की और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे हो गया अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया और ये क्वेश्चन में जो ऋतु संहारम हो गया, ये तीनों आप जरूर इनका याद रखेंगे। उसके बाद देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। और सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य महाभारत ही है, ठीक ना। अब देखिए तुलसीदास, तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कागज का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन में रासायनिक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कागज का जलना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है वो बताते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप से दूसरे रूप में जाके अपने पहले रूप में नहीं आ पाए तो वो क्या हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कागज को जलाए, कागज से राख बन गया, फिर आप राख से कागज नहीं बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप राहर का दाल या मसूर का दाल घर में बना रहे, उसको पूरा कुकर में 10 सीटी देके गला दीजिए, क्या फिर उस गले हुए पानी से आप दाल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी वहाँ जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यहीं अगर भौतिक अभिक्रिया की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप से दूसरे रूप में जाके फिर पहले अपने मूल रूप में आ जाता है, वो भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप पानी को बर्फ में बदलिए, फिर आप बर्फ को तो पानी में बदल सकते हैं, यानी वो नॉर्मली से बदल जाएगा। तो क्या हुआ कि दूसरे रूप में जाके अपने पहले रूप में आ गया, तो ये हो जाता है भौतिक अभिक्रिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो ऑप्शन में अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी वर्तमान में बोली जाती है। इससे पहले मंदारिन यानी चीनी भाषा बोली जाती थी, मगर वर्तमान में जो है दूसरे स्थान पर कौन चला गया है? तो मंदारिन यानी चीनी भाषा चला गया। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पर जो है बांग्ला भाषा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल कौन है? तो ऑप्शन में लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, इनमें से सभी। तो देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि देखिए लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और ये जो है बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी ये तीनों जगह जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा नंबर है 7050387142। इस नंबर पे आप जो है 99 रुपया पेमेंट करके मेरा स्पेशल नोट्स ले सकते हैं। इसमें हम पूरा जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी का पूरा स्पेशल नोट्स देंगे तथा टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ गया। इस बार 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है। तो आप लोग सही नोट्स लीजिए और सही तरीका से तैयारी कीजिए। और हम आप लोग से छोटा सा ही अमाउंट ले रहे हैं, 99 रुपया, कोई भारी बात नहीं है। तो आप लोग जरूर मेरा नोट्स लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब अगला क्वेश्चन है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेना का जो है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी है और यह बीजेपी पार्टी से है। और देखिए राष्ट्रपति की जो है इनके बनने की उम्र क्या होता है? न्यूनतम तो 35 वर्ष होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। और भारत के गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए मानव के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। यानी जितने भी स्तनीय यानी जितने भी जीव अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे हमारी माता जो है हम लोग को दूध पिलाती है, तो हम लोग स्तनी वर्ग के हो गए। तो जितने भी स्तनी वर्ग के जीव हैं उनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको बताते हैं कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन में पानी, मिट्टी का तेल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
अल्कोहल यानी HCl हो गया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। तो देखिए सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है और मिट्टी के तेल से बाहर निकालते ही आपको सोडियम में आग लग जाता है। और फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है और HCl का काम क्या है तो पाचन क्रिया को बनाना। और अल्कोहल का क्या काम है तो आप पे जो है नियंत्रण कर लेना, दिमाग को कुछ देर के लिए दिग्भ्रमित कर देना। और अल्कोहल को सबसे ज़्यादा लीवर जो है अवशोषण करता है, ठीक ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज़्यादा आपको अल्कोहल का सेवन करता है उसका लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो देखिए सफ़ेद क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 15 जनवरी, 26 नवंबर, 1 दिसंबर, 29 अगस्त। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जयंती होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन में विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त प्रथम क्या उपाधि धारण किया था तो उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है तो कुमारगुप्त हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। आपको बता दें कि हर्षवर्धन द्वारा कुछ रचनाएं हैं जैसे हो गया रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, नागानंद हो गया, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। तो ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा तो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में तो हमारे प्यारे बिहार में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ऑप्शन में चाय, कॉफ़ी, चावल, गन्ना। तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है तो चावल के उत्पादन में अग्रणी है। असम राज्य जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी है। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना हो गया, ठीक ना। यानी गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और आप लोग को बता दें कि अभी भी जो है हम दरभंगा के हॉस्पिटल में है, मगर वहाँ देखिए हम आपके छत पे आके यानी पहले से टाइप का हुआ क्वेश्चन था तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सोचिए इतना थोड़ा ये चीज़ हो जाता है ना और बाहरी आवाज़ भी आता होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन में अमरकंटक, महाबलेश्वर, गंगोत्री ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अमरकंटक है। और अमरकंटक आपको कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो महाबलेश्वर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो ऑप्शन में पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है 90% जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, 9% जनसंख्या पठार में निवास करती है और 1% जनसंख्या जो है पर्वत पे निवास करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य कौन है। तो ऑप्शन में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य इनमें से कौन है तो पश्चिम बंगाल है। और आपको बता दें कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन है तो बांग्लादेश ही है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईटानगर किसकी राजधानी है। तो ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ईटानगर जो है किसकी राजधानी है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 के को, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो देखिए संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में छूआछूत की अंत है यानी अस्पृश्यता की अंत है। और अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन है मंगल,
चंद्रमा, सूर्य, शुक्र। तो देखिए ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य को कहा जाता है और सूर्य एक तारा है और मंगल क्या है, एक ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल पे जो है जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और आपको देखिए चंद्रमा पे जो है पृथ्वी का 1/6 भाग जो है या 1/6 कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण रहता है और शुक्र भी जो है ग्रह है और इसे जो है ये शाम का तारा या सुबह का तारा या वीनस की देवी भी कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन में फीमर, स्टेपिज, मेरुदंड, नन। तो देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? तो स्टेपिज होता है जो कि मध्य कर्ण की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ की होती है। मेरुदंड जो है 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है यानी जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। छोटा छोटा 33 हड्डी मिलकर मेरुदंड बनता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो देखिए इसमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो बिहार से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा कुछ जो है यानी कुल आपको 8 राज्य से गुजरता है। उधर से ले लीजिए, आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी ये 8 राज्य से गुजरता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ऑप्शन में गुजरात, कर्नाटक, केरल, असम। तो देखिए बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह असम राज्य का है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए गरबा हो गया और दांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? तो कर्नाटक का है और कथकली जो है लोक नृत्य केरल का है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं का गर्भकाल कितने महीना का होता है? तो ऑप्शन है 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, कोई नहीं। तो देखिए महिलाओं का गर्भकाल जो है 9 महीना का होता है और आपको बता दें कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उसको भोजन जो है प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है जेनेवा, वाशिंगटन, रोम, मनीला। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जेनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रोम में जो है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय है और विश्व चावल अनुसंधान केंद्र का है तो मनीला फिलीपींस में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में असम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको ये उत्तराखंड में है। रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, या यह भी कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो रामगंगा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच जो है रामगंगा नदी बहती थी, इसीलिए इस पार्क का नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में टाइफाइड, पोलियो, मधुमेह, पायरिया। तो देखिए इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए टाइफाइड जीवाणु या दूषित जल के पीने से फैलता है या होता है और पोलियो जो है वायरस के कारण होता है और पायरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतपुरा पर्वत किस राज्य में है? तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो देखिए सतपुरा पर्वत जो है कहाँ है? तो सतपुरा पर्वत आपको महाराष्ट्र में स्थित है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है और महाराष्ट्र में जो है आपको अजंता पर्वत स्थित है। ठीक ना। और राजस्थान में जो है अरावली पर्वत स्थित है और मेघालय में याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पर्वत स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो ऑप्शन में 22, 12, 395, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में किसका मकबरा है? तो ऑप्शन में बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो देखिए इनमें से जो है दिल्ली में किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा है, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेक्स संबंध का पहला महीना कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ले लीजिए आपको चैत मास और दूसरा ले लीजिए फाल्गुन। ठीक है। तो चैत और फाल्गुन में से दो ही कोई एक सही आंसर है, तो आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मैं सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।